Friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 3 of class 12th Indian Economic Development, and the name of chapter is Liberalization, Privatization and Globalization. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे जो 1991 में आई थी और उसका देश के ऊपर क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या प्रभाव पड़ा और उस पॉलिसी के अंदर क्या क्या था वो हम सब इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. इंट्रोडक्शन. सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम उसको बोलते हैं जिस देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सारे निर्णय लिए जाते हैं. बट इन रियलिटी पर अगर हम 1950 से ही देखें, हमारे यहाँ कहने को तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अपना रखा था, पर देश के अंदर मेन डोमिनेंस ही किसकी थी? पब्लिक सेक्टर की. हर चीज़ पे गवर्नमेंट का क्या था? कंट्रोल था. बट इन रियलिटी द पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ आवर इकोनॉमी एंड प्राइवेट सेक्टर वाज इग्नोर्ड. और कभी भी गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं किया. और देखा भी जाए तो गवर्नमेंट की मेन प्रायोरिटी यही रहती थी कि हर चीज़ पे उनका कंट्रोल हो. और यही कारण है कि 1948 से लेकर जब हमारी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी और 1990 तक हमारे देश ने कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं करी. फिर उसीलिए उसकी वजह से ही फिर हमें इस पॉलिसी को लाना पड़ा. तो आइए उन रीजन्स के बारे में पढ़ते हैं क्यों ये पॉलिसी आई. लेट अस डिस्कस द वेरियस रीजन विच अरोज्ड द नीड फॉर मेकिंग मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द कंट्री. सो वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द मेन रीजन बिहाइंड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991. सो द फर्स्ट रीज़न इज़ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर. जितनी भी सरकारी कंपनियां थी उन सब की परफॉर्मेंस क्या थी? बहुत ही ज़्यादा पुअर थी. क्योंकि देखो, सरकारी जो कंपनियां होती हैं उनका मेन मोटो होता है सोशल वेलफेयर, और जहाँ पे भी मोटो सोशल वेलफेयर होता है ना, फिर वो कंपनी इतना तरक्की नहीं कर पाती क्योंकि उसकी कम्पिटिटिवनेस ख़त्म हो जाती है. और देखो, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जनरली वो इतना ग्रो क्यों करती हैं? क्योंकि उनका मेन मोटो क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. इसीलिए वो कम्पिटिटिवनेस के साथ ग्रो करती है और मार्केट में सर्वाइव करती है और नई नई स्ट्रेटजीज बनाती हैं, डायनेमिक होती हैं. तो एक्सेप्ट ऑफ फ्यू पब्लिक एंटरप्राइज, अगर हम कुछ सरकारी कंपनियों को छोड़ दें तो बाकी जो कंपनियां थी सरकार की उनकी परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा खास नहीं थी. क्योंकि एक तो देखो, उस टाइम इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी था, ठीक है, और हम हाल फिलहाल में ही आज़ाद हुए थे. अच्छा, फिर वो ईस्ट पाकिस्तान वाला केस भी था, इंडो चाइना वॉर भी था, वो सब समस्याओं से भी जूझ रहा था देश. तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं था. दूसरा रीजन इस पॉलिसी को लाने का, डेफिशिएट इन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह का अकाउंट होता है जो ये दिखाता है कि कितना पैसा इनफ्लो हुआ फॉरेन रिजर्व और कितना आउटफ्लो हुआ. तो ये हमारा डेफिशिएट में चल रहा था. क्यों? क्योंकि देखो, हमारे यहाँ इतनी बड़ी कंपनीज तो थी नहीं कि हम सस्ता माल बनाकर एक्सपोर्ट करें, और इंपोर्ट लगातार देश के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ? हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट डेफिशिएट में गया. डेफिशिएट इन बीओपी अराइज व्हेन फॉरेन पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट एक्सीड फॉरेन रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट. जब इंपोर्ट का पैसा पेमेंट ज़्यादा हो जाए किससे? एक्सपोर्ट की कमाई से, तब बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे में जाता है. और हमारा ये उस टाइम चल रहा था. और इवन आज भी हम देखें, अगर चाइना के केस में हमारा ये डेफिशिएट में ही चल रहा है 2005 के बाद से. द थर्ड रीज़न इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर. इन्फ्लेशनरी प्रेशर किसको बोलते हैं? देखो, जब देश में क्या हो, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहे, क्योंकि 1950 के बाद से ही हम थर्ड स्टेज में भी तो एंटर हो गए थे पॉपुलेशन की, जहां हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट था. अब डिमांड बढ़ती जा रही है और प्रोडक्शन हो नहीं रहा है देश के अंदर, तो फिर चीज़ों के रेट क्या होंगे? बढ़ेंगे. तो वो भी एक समस्या थी हमारे यहाँ कि हम लगातार इंपोर्ट कर रहे थे और देश में प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से प्राइसेस क्या होते जा रहे थे? बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे. इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा था.
There was a consistent rise in the general price level in the economy due to increase in money supply। और मनी सप्लाई भी देश के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। एक बात ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा देश में मनी सप्लाई बढ़ेगी उतनी ज़्यादा मनी की वैल्यू डाउन होगी, और जितनी मनी की वैल्यू गिरती है ना उतना ही ज़्यादा देश के अंदर चीज़ों के रेट बढ़ते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 8 में भी देखा था, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर में। लेट अस सी फोर्थ रीजन, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार थे वो खाली होते जा रहे थे। अब खाली तो होंगे ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखो एक्सपोर्ट कर नहीं रहे हो। जब एक्सपोर्ट करोगे तभी तो विदेशी मुद्रा आएगी, और इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, तो उसका परिणाम क्या हुआ, हमारे देश से बहुत बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा बाहर जा रही थी। लेट अस सी, आल्सो टर्म्ड एज फॉरेक्स रिजर्व भी कहा जाता है इनको, आर एक्सटर्नल एसेट लाइक कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसीज, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ईटीसी। दीज आर टू बी कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये सेंट्रल बैंक डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, और ये हमारे लगातार घटते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट का पेमेंट ही बहुत ज़्यादा था। ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्ट, देश के ऊपर कर्जे बढ़ते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि हम अधिकतर दूसरे देशों पे डिपेंड थे। इवन मोर देन 50% ऑफ अवर फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस डन टू यूएसए। $7 बिलियन का डेप्ट हो गया था उस टाइम हमारे पे। ठीक है, इसलिए हमें ये पॉलिसी लानी पड़ी। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, the origin of the financial crisis can be traced from the inefficient management of the Indian economy। अब inefficient management मतलब सरकारी कंपनियां भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही हैं और प्राइवेट सेक्टर को उभरने दिया नहीं जा रहा है, तो देश के अंदर inefficient मैनेजमेंट हो गया था। पुअर मतलब कह सकते हैं व्यवस्था स्थापित हो गई थी। क्राइसिस ऑफ 1991 फोर्स्ड, जिसका परिणाम क्या हुआ, इंडिया के अंदर 1991 में क्राइसिस आए, और फिर हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास फाइनेंशियल हेल्प के लिए गए। अब जब देखो हम उनके पास गए, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास, $7 बिलियन का डेप्ट लेने के लिए, मतलब कर्जा लेने के लिए, तो उन्होंने यही कहा कि भाई अपने देश को ओपन इकोनॉमी बनाओ तब देंगे कर्जा। इंडिया अवेल्ड $7 बिलियन, ठीक है, लोन फ्रॉम दीज एजेंसीज एज लोन। ठीक है, लोन के रूप में हमने इनसे लिया ये पैसा, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक से। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 में, फिर 2004 से 14 तक ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। फॉर अवेलिंग द लोन, अब लोन लेने के लिए इन संस्थाओं ने शर्त क्या रखी कि अपने देश को ओपन इकोनॉमी बनाओ। ओपन इकोनॉमी उस देश को बोलते हैं जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी वो होता है जनरली जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करता दूसरे देशों के साथ। रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, और फिर अगली शर्त क्या रखी गई कि भाई जो भी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे यहाँ, प्राइवेट सेक्टर को पनपने नहीं दिया जा रहा है, वो सब रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाए और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। और काफ़ी हद तक ठीक भी थी बात, क्योंकि देखो पब्लिक सेक्टर कहाँ कहाँ ध्यान देगा और कितना प्रोडक्शन कर लेगा, क्योंकि डिमांड तो लगातार बढ़ती जा रही थी, तो ज़रूरत क्या थी, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की। रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज, और सरकार के रोल को घटाना। उससे दो फायदे थे, एक तो प्राइवेट सेक्टर आगे आता, कम्पिटिटिवनेस बढ़ती, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता, और दूसरा फ़ायदा गवर्नमेंट को भी था, गवर्नमेंट का भी तो बर्डन रिड्यूस होता उस चीज़ से। रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ये भी कहा गया जो फॉरेन ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बैरियर्स हैं, जैसे कोटा है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्वेशन वाली व्यवस्था है, वो सब हटाया जाए और ट्रेड को जितना ज़्यादा हो सके प्रमोट किया जाए। नाउ लेट अस सी द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। रीज़न समझ आ गए क्यों ये पॉलिसी लानी पड़ी। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड ऑफ मेजर। तो दो मेजर माने जाते हैं कि ये पॉलिसी दो चीज़ों के लिए थी। सबसे पहले तो देश को स्टेबल करने के लिए, स्टेबल मतलब जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट डेफिसिट में चल रहा था, एक तो उसको बैलेंस करना था, और दूसरा जो इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था देश में, उसको भी कंट्रोल करना था, बैलेंस बनाना था। ठीक है,
तो स्टेबलाइजेशन मेजर करेक्टिंग वीकनेस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डेफिशिएट में चल रहा है उसको ठीक करना, कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, और प्राइसेस को कंट्रोल करना। और प्राइस कंट्रोल कैसे होते हैं, जब मार्केट में सप्लाई बढ़ती है गुड्स की, ठीक है, और गुड्स की सप्लाई कब बढ़ेगी, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। द सेकेंड इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कैसे कहा गया इसको, क्योंकि अब तक देश के अंदर सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में थी, अब वो किसको शिफ्ट करनी थी, प्राइवेट सेक्टर को। तो पूरा स्ट्रक्चर देश का क्या होने जा रहा था, बदलने। इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी, सबसे पहले तो देश की एफिशिएंसी बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उसी से ही देश का डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जा सकता था। इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस, और इंटरनेशनल लेवल पे भारत की कम्पिटिटिवनेस बढ़ानी। और वो कब बढ़ती, जब जो इंडियन जो प्रोड्यूसर्स थे या प्राइवेट सेक्टर था उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसको हटाकर। अब इसी पॉलिसी के अंदर तीन चीज़ें थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG। लिबरलाइजेशन का मतलब सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा लेना, जो एंट्री या ग्रोथ पे लगी हुई है उन सब रिस्ट्रिक्शंस को हटा लेने को लिबरलाइजेशन बोलते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार अपना पैसा निकालेगी और किसको प्रमोट करेगी, प्राइवेट सेक्टर को। या फिर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ऑन मालिकाना हक ट्रांसफ़र कर देना पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर पर, इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना, किसको, अपने देश को वर्ल्ड इकोनॉमी से, ठीक है। और ये बहुत तरीक़ों से होता है इंटीग्रेशन, जैसे व्यापार के ज़रिए, टूरिज़्म के ज़रिए, ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज के ज़रिए, डिप्लोमेट्स हमारे आते हैं उनके यहाँ जाते हैं, वो आते हैं हमारे यहाँ, तो उससे भी ग्लोबलाइजेशन प्रमोट होता है, ठीक है। मेडिकल टूरिज़्म भी आ जाएगा, इंटीग्रेट करना, देशों को आपस में जोड़ना। इसमें हम संस्था भी पढ़ेंगे, WTO संस्था है जो इसके लिए काम करती है। लिबरलाइजेशन, तो द फर्स्ट वन इज़ तीनों, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में जो हमारा पहला पॉइंट है वो है लिबरलाइजेशन। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे FFITT, ठीक है, अभी आगे आएगा, लेट अस सी। लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटा लेना, गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम करना, उसी को लिबरलाइजेशन बोला जाता है। लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व्स डीरेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो जाएगा, और किसकी ऑटोनॉमी बढ़ेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना, ताकि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कम्पिटिटिव बने, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब सरकार के कंट्रोल को हटाकर प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल को या प्राइवेट सेक्टर के इन्फ्लुएंस को बढ़ाना। अब लिबरलाइजेशन क्यों किया जाता है, द पर्पज़ ऑफ लिबरलाइजेशन वाज टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल, क्योंकि देखो जब गवर्नमेंट का कंट्रोल था ना, तो जो देश की आर्थिक पोटेंशियल थी वो बंधी हुई थी, तो उसको हटाना, उसको अनलॉक करना। टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल बाय एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस टू इन्वेस्ट एंड एक्सपैंड इन इंडिया, ताकि इंडिया के प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो करे और इंडियन जो कंपनीज़ हैं वो मल्टीनेशनल भी बने, और मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करें। टू इंट्रोड्यूस मच मोर कंपटीशन इन द इकोनॉमी एंड क्रिएटिंग इंसेंटिव्स फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, और प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करना, जैसे गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए थे ताकि प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसीज बढ़े और देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़े, और प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन कम होगा। और इस लिबरलाइजेशन के अंदर आप कौन से वर्ड को ध्यान रखोगे, FFITT, ये 5 सेक्टर्स में जो लिबरलाइजेशन किया था हम उसको पढ़ेंगे। जैसे पहले F का मतलब है फाइनेंशियल सेक्टर, दूसरे F का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, I का मतलब है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, T का मतलब है टैक्स रिफॉर्म, एंड सेकंड T का मतलब है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। तो ये 5 आप कैसे याद रखेंगे, FFITT, ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये पांचों। लिबरलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन से इन तीनों में से ज़रूर पूछता है एक को।
लेट अस अंडरस्टैंड ऑल द फॉलोइंग वन बाय वन। आइए इन सबको एक एक करके पढ़ें, इन पांचों को। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, आइए देखते हैं। द वेरियस मेजर्स अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स इंक्लूड, सबसे पहले फैक्ट्रीज के लिए क्या क्या किया आइए देखते हैं। रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, सबसे पहले तो सरकार ने ये किया कि जो हर तरह की फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस लेने का जो प्रोसीजर था उसको कम किया, और हर तरह की इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस लेना मैंडेटरी नहीं था अब। दूसरा, जो इंडस्ट्री मान लो उसकी एक यूनिट है और वो दूसरी यूनिट खोलना चाहती है तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था, वो ख़त्म किया। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, अगर वो एक प्रोडक्ट बना रही है पर अब 4-5 बनाना चाहती है, उसके लिए लाइसेंस था, उसको कम किया, लिबरलाइज किया। पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखी, जैसे एटॉमिक एनर्जी, वो सब चीज़ें। पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके लिए लाइसेंस मैंडेटरी था, अल्कोहल, एक्सप्लोसिव जो फैक्ट्री में, या क्रैकर्स जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते थे, केमिकल्स, उनके लिए लाइसेंस लेना मैंडेटरी था। The new policy abolished industrial licensing for all the projects except for 18 industry। पहले 18 तरह की इंडस्ट्रीज के जो थी उनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, पर अब सिर्फ 5 कर दी। जैसे 5 में से 2 थी अल्कोहल और अल्कोहलिक ड्रिंक्स, या वो चीज़ें जो होती हैं इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, उनके लिए लाइसेंस। ये 5 में से हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना अब भी मैंडेटरी था, या आर्म्स की जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके लिए। नो लाइसेंस वर नीडेड टू सेटअप अ न्यू यूनिट, अगर नई यूनिट लगानी है तो उसके लिए लाइसेंस लेना मैंडेटरी नहीं था। एक्सपेंशन करना है या प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करना है तब भी लाइसेंस लेना अब से कंपलसरी नहीं था। सरकार ने पब्लिक सेक्टर के रोल को कम किया। अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नंबर ऑफ इंडस्ट्री जो सरकार के रिजर्व थी, जिन पे सरकार का कंट्रोल था, 17 थी वो, अब सरकार ने उन्हें 17 से घटाकर 8 कर दिया, और जो 9 इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट सेक्टर को सौंप दी। रिजर्वेशन कर रखा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए सरकार ने वो भी ख़त्म किया, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बढ़ावा ले सके। अब इसको सही भी माना जा सकता है और गलत भी। सही तो इसलिए कि चलो प्राइवेट सेक्टर अब बेफिक्र होकर जो भी उसको प्रोडक्ट बनाने हैं वो बना लेगा, पर गलत इसलिए भी कह सकते हैं कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव होती है, वहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा हुए होंगे। मैनी गुड्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर डी रिजर्व्ड, जैसे खिलौने होते थे या जो और लोग घर में सामान बनाते थे वो डी रिजर्व, जिसको जो बनाना है बनाए, फैक्ट्रीज। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, पहले मान लो जैसे किसी चीज़ की मोनोपोली थी किसी व्यक्ति की, वो चीज़ बस वही व्यक्ति कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। अब हर व्यक्ति, हर इंडस्ट्री फ्री थी, उसको जैसे प्रोडक्ट बनाने हैं दूसरों के जैसे वो बना सकते हैं, मोनोपोली किसी की नहीं थी। मोनोपोली क्या होता है, जिसमें बेचने वाला एक होता है और खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर, अब दूसरा जो है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर के लिए क्या क्या किया गवर्नमेंट ने, लेट अस सी। चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई, पहले आरबीआई जो था वो कंट्रोलर था, सब चीज़ पे कंट्रोल करके रखता था, ठीक है, रेगुलेटर था। अब उसको रेगुलेटर से या कंट्रोलर से फैसिलिटेटर बना दिया, कि अब वो बैंकिंग सेक्टर को, फाइनेंशियल सेक्टर को फैसिलिटेट करेगा, सेवा देगा, बढ़ावा देगा। दूसरा क्या किया गवर्नमेंट ने, फाइनेंशियल सेक्टर में प्राइवेट बैंक्स को परमिशन दे दी, क्योंकि आप जानते हो देखो हर जगह सरकारी बैंक इस देश में नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर गांव में ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है, या पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे लोड बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट बैंक्स को परमिशन दी, जितने प्राइवेट बैंक खुलना चाहते हैं खुले, और जितने भी वो अपने ब्रांच खोलना चाहते हैं खोले। द रिफॉर्म पॉलिसीज लीड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंडियन एज वेल एज फॉरेन बैंक, जो भी इंडिया के अंदर खुलना चाहते हैं आसानी से खुल सकते हैं, और ये बहुत अच्छा चीज़ था, क्योंकि एक देश का फाइनेंशियल सेक्टर उसकी बैकबोन होता है। इंक्रीज इन फॉर लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं जब कोई विदेशी कंपनी किसी देश में पैसा लगाए, उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले हमारे यहाँ ये लिमिट जो थी वो 49% तक थी। सरकार ने इसको बढ़ाकर 74% किया। कोई भी कंपनी में विदेशी व्यक्ति या संस्था 74% तक पैसा लगा सकती है। 51% पे डिसीजन मेकिंग पावर मिल जाती है। 74% तक की परमिशन दी सरकार ने। इसके दो फायदे थे, एक तो एफडीआई आता, देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता, दूसरा देश की कंपनियां जो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट से जूझ रही थी उनकी भी फंडिंग क्या होती, पूरी होती। एज इन एक्सपेंशन प्रोसेस, बैंक्स वर गिवन फ्रीडम, बैंकों को फ्रीडम दी गई, जिस बैंक ने अपनी जहां ब्रांच खोलनी है खोले, किसी तरह की रोक टोक नहीं है। और देश के हर सेक्टर को, हर रीजन को बैंकिंग सेक्टर से, फॉर्मल सेक्टर से या फाइनेंशियल सेक्टर से कनेक्ट किया जाए। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में समझ आया सरकार ने क्या क्या किया। आरबीआई के रोल को बदला, प्राइवेट बैंक्स का ओरिजिन हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाई और एक्सपेंशन प्रोसेस को आसान बनाया। अब हम देखते हैं टैक्स रिफॉर्म, सरकार ने टैक्स के लिए क्या क्या किया। अब देखो, जब सरकार टैक्सेस में रिफॉर्म लाती है, चेंज करती है ना, तो वो किस पॉलिसी के अंदर होता है, फिस्कल पॉलिसी। याद रखना, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है और मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाता है। टैक्स रिफॉर्म रेफर्स टू द रिफॉर्म इन गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज। ठीक है, सरकार कैसे खर्चा करेगी, कैसे टैक्स कलेक्ट करेगी, उसमें परिवर्तन लाना। टैक्सेस आप जानते हो दो तरह के हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस वो हैं जिसका बर्डन दूसरों पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जिस पे ये टैक्स लगे हैं उसी पर्सन को वो बर्डन बियर करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिसका बर्डन दूसरों पे डाला जा सकता है, जैसे जीएसटी। ठीक है, तो याद रखिएगा, टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो सकता है इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स। तो सबसे पहले रेशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए। टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स की चोरी, जो अधिकतर कई बार करते हैं लोग ताकि गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़े, तो उसको रोकने के लिए टू स्टॉप टैक्स इवेजन इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट मॉडरेट रेट, सरकार ने इनकम टैक्स के रेट्स को कम किया ताकि हर व्यक्ति टैक्स भरे और टैक्स इवेजन ना हो। पर फिर भी आज भी लेस देन 4% लोग ही इंडिया में इनकम टैक्स या इनकम रिटर्न फाइल करते हैं। ऑफ इनकम टैक्स एनकरेज सेविंग्स एंड वॉलेंटरली डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। इनडायरेक्ट टैक्स में भी रिफॉर्म किया सरकार ने। कंसिडरेबल रिफॉर्म्स हैव बीन मेड इन इनडायरेक्ट टैक्स, ताकि लोग आसानी से अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी पे करें। पहले आप देखो 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स थे, 23 तरह के सर्विस सेस थे, तो सरकार ने उन सबको ख़त्म करके जीएसटी लाई। दिस इज आल्सो इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। टैक्स भरने के प्रोसेस को आसान किया ताकि हर व्यक्ति आसानी से अपना टैक्स भर सके। इन ऑर्डर टू एनकरेज बेटर कंप्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मैनी प्रोड्यूसर्स हैव बीन सिंप्लीफाइड। ठीक है, टैक्स आसानी से भरे कोई भी व्यक्ति, क्योंकि अगर प्रोसेस हार्ड होता है ना, फिर व्यक्ति सोचता है कि क्या भरना, इसको छोड़ो। अब प्रोसेस सरकार ने इसका आसान बनाया ताकि हर व्यक्ति अपना टैक्स टाइम पे करे। ठीक है, अब हम जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, विदेशी मुद्रा जो थी उसके लिए सरकार ने क्या रिफॉर्म्स लाई, लेट अस सी। द इम्पोर्टेंट रिफॉर्म मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर, दीज आर द रिफॉर्म्स। द फर्स्ट वन इज डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी। डिवैल्यूएशन बोलते हैं जब करेंसी की वैल्यू गवर्नमेंट जानबूझकर घटाए, उसको बोला जाता है डिवैल्यूएशन। इंडियन रुपी का डिवैल्यूएशन आज तक 3 बार हुआ है, 1949, 66 और 1991। ठीक है, डिवैल्यूएशन करने से फ़ायदे क्या है, देखो जब करेंसी को कमज़ोर किया जाता है ना गवर्नमेंट के द्वारा, फिक्स एक्सचेंज रेट में होता है ये, तो दूसरे देशों को माल हमसे सस्ता पड़ता है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट हमारा घटता है। इसलिए गवर्नमेंट डिवैल्यूएट करती है, जैसे चाइना डिवैल्यूएट करता है तभी तो उसका माल इतना सस्ता है। डिवैल्यूएशन रेफर्स टू डेलिब्रेट रिडक्शन इन द, अच्छा एक इस साल एक क्वेश्चन था कि डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन सेम है क्या करेंसी का।
देखो, डिवैल्यूएशन सरकार करती है और डेप्रिसिएशन होता है मार्केट फोर्स की वजह से। करेंसी की डिमांड और सप्लाई कितनी है, अगर करेंसी की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और करेंसी की डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। जब मार्केट फोर्स की वजह से हो तो डेप्रिसिएशन, और गवर्नमेंट करे तो डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन रेफर्स टू डेलिबरेट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एनी फॉरेन करेंसी के रिलेशन में सरकार जब अपनी करेंसी को कमज़ोर करे उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। और किस लिए, ताकि एक्सपोर्ट बढ़े। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, पहले हमारे यहाँ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था जिसमें एक्सचेंज रेट करेंसी का गवर्नमेंट तय करती थी। अब सरकार ने क्या कहा, मार्केट पे छोड़ देते हैं, जितनी जिस करेंसी की डिमांड और सप्लाई उतना उसका रेट। ठीक है, मार्केट एक्सचेंज रेट का दूसरा नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, तीसरा नाम है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। द फिफ्थ वन इज ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में सरकार ने क्या किया, सबसे पहले जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे कि इतनी क्वांटिटी में ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो सरकार ने हटाया। जिसको जितना माल एक्सपोर्ट करना है करो और इंपोर्ट करना है करो, किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो माल पे लगती थी, अच्छा एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ क्या होती हैं, जब माल बाहर जा रहा है उस पर जो टैक्स लगता है ना उसको एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ बोलते हैं। अब अगर वो लगेगा तो फिर प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, वो बिकेंगे ही नहीं। तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हटा ली गई और इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम करी। इंपोर्ट ड्यूटीज़ को ख़त्म नहीं किया। इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती है जब बाहर से माल देश में आता है तो उस पे जो टैक्स लगता है उसको इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। इंपोर्ट का जो लाइसेंस लेने का प्रोसेस था उसको आसान बनाया सरकार ने। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन पूरा हो चुका है हमारा, FFITT। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। Privatization means transfer of ownership, management and control of public sector enterprise। सरकारी कंपनी से किस पे, प्राइवेट सेक्टर पे। अब दो तरीक़ों से है, या तो पूरी कंपनी को मालिकी ट्रांसफ़र कर दो, प्राइवेट सेक्टर को सौंप दो, या सरकार दूसरा तरीका अपनाती है डिसइन्वेस्टमेंट, अपना पैसा निकालती है और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करती है कि वो लगाए पैसा। और हाल फिलहाल में बहुत सारी कंपनियों में किया है, जैसे एयर इंडिया हो गया, ठीक है, इन सब कंपनीज में, रेलवे में भी कर रही है गवर्नमेंट अब। द पर्पज़ ऑफ प्राइवेटाइजेशन, किस लिए किया जाता है प्राइवेटाइजेशन, ताकि जो संस्था है, जो इंडस्ट्री है या जो कंपनी है उसमें पैसा पंप किया जा सके, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ सके और मॉडर्नाइजेशन किया जा सके। मतलब प्रोडक्शन के मेथड्स या आउटलुक क्या हो सके, बदला जा सके, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया जा सके। दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। नाउ वी विल सी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में इंटीग्रेट करते हैं अपने देश को दुनिया से। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। और कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड से या कैपिटल मूवमेंट से। वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हम उनके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, टूरिज्म के ज़रिए। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर देश के पास रिसोर्सिस की स्कारसिटी है और ह्यूमन वांट्स क्या है, हर देश के अंदर अनलिमिटेड है। तो उनको फुलफिल करने के लिए दूसरे देशों से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। Let us see positive and negative effect of globalization on India. The process of globalization through liberalization, privatization पॉलिसी के ज़रिए हमने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया। इसके दोनों प्रभाव पड़े हमारे देश पे, पॉजिटिव भी एज वेल एज नेगेटिव भी। लेट अस फर्स्ट सी पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल मार्केट में एक्सेस बढ़ा। आज हम लोग यहीं बैठे बैठे अपने देश में ऑनलाइन किसी भी देश से कुछ भी खरीद सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में एक्सेस बढ़ा। ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही तो है कि दुनिया से कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई दवाई मंगा सकते हैं, मेडिकल टूरिज्म के लिए जा सकते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी, अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है और किसी दूसरे देश पे अच्छी टेक्नोलॉजी है तो उससे खरीद सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन। बेटर फ्यूचर पर्सपेक्ट्स, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही कंपनीज जो हैं डेवलपिंग देश में वो अपने आप को स्प्रेड कर सकती हैं, दूसरे देशों में भी अपनी यूनिट्स को स्थापित कर सकती हैं।
ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज कई सारे देशों में बिजनेस ऑपरेट कर रही हैं। बेटर प्रोस्पेक्ट्स फॉर स्किल्ड पीपल। अब देखो, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है या जिसके पास स्किल है, गुड ह्यूमन कैपिटल है, वो दुनिया में कहीं पे भी जाके नौकरी कर सकता है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बेटर प्रोस्पेक्ट्स फॉर स्किल्ड पीपल अक्रॉस द ग्लोब टू इंक्रीज देयर अर्निंग। और मान लो अगर उसको किसी देश में कम पैसे मिल रहे हैं, दूसरे देश में जाकर ज़्यादा कमा ले। मोर देन 20 करोड़ इंडियंस आर वर्किंग इन अदर कंट्रीज। अब ग्लोबलाइजेशन के नुकसान क्या है, लेट अस सी। बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जनरली जो ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे हैं ना, या ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, डेवलप्ड देशों को तो इसका फ़ायदा ज़्यादा पहुंचता है और डेवलपिंग देशों को इतना फ़ायदा ग्लोबलाइजेशन का नहीं पहुंचता। ग्लोबलाइजेशन कंप्राइज द वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज। और जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से डेवलप्ड देश अपना तो माल भर देते हैं डेवलपिंग में, और डेवलपिंग देश कई बार उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अपना विकास सुनिश्चित कर सके, जिसका परिणाम क्या होता है कि उसके देश के लोगों का जो डेवलपमेंट है या जो आइडेंटिटी है वो सेक्रीफाइस हो जाती है कई बार। ठीक है। मार्केट ड्राइवन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग नेशन एंड पीपल। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया भर के देशों के बीच में जो आर्थिक डिस्पैरिटीज़ हैं वो भी बढ़ी हैं। जो डेवलप्ड देश हैं वो और ज़्यादा पैसे वाले हो गए क्योंकि उनके पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स थी, उन्होंने प्रोडक्शन बल्क में किया और डेवलपिंग देशों में अपना माल डंप किया। पर डेवलपिंग देश तो कुछ नहीं कर पाए, तो जो डेवलपिंग और डेवलप्ड देश हैं उनके बीच अंतर बढ़ गया। अगर मैं आपको इंडिया और चाइना की बात बताऊं, चाइना 1949 में आज़ाद हुआ, इंडिया 1947 में। पर आज देखो, चाइना का जीडीपी दुनिया में दूसरे नंबर पे है, 14 ट्रिलियन, एंड वी आर 3.5 ट्रिलियन का टारगेट है। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ बढ़ी हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है? देखो, जब अपने देश के अंदर ना काम कराकर किसी दूसरे देश के लोगों पे कराया जाए उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। थर्ड पार्टी, ठीक है। फर्स्ट पार्टी तो वो खुद हो गई कंपनी, उसने नहीं किया। सेकंड पार्टी अपने देश के लोगों पे नहीं कराया, किस पे कराया? किसी दूसरे देश के लोगों पे। आउटसोर्सिंग, लेट अस सी। आउटसोर्सिंग रेफर्स टू हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, मोस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। दूसरे देशों से हायर किए जाते हैं, विच वर प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली। पहले ये सर्विसेज खुद देश के अंदर ही यूज़ हो रही थी, पर अब बाहर वालों से हायर की जा रही हैं। इंडिया फेवरेबल डेस्टिनेशन है आउटसोर्सिंग के लिए, क्यों? लेट अस सी। इंडिया हैज़ बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। पहला तो पॉइंट यह है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे संख्या में स्किल्ड लोग बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से सस्ते भी मिल जाते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फेवर में है, इसलिए दूसरी कंपनीज हमारे यहाँ पे आके बीपीओस खोलती हैं, कॉल सेंटर्स खोलती हैं, ठीक है ना, आउटसोर्सिंग करवाती हैं। लो वेजेस रेट, तनख्वाह बहुत कम, 15-20 हज़ार रुपये में मिल जाते हैं कॉल सेंटर में, बीपीओस में लोग काम करने के लिए, और चीप लेबर अवेलेबल है। कंसिडरेबल ग्रोथ ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर ने हमारे बहुत तरक्की करी, इसकी वजह से भी आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है। विच हैज़ प्रूव्ड द कम्पिटिटिवनेस स्ट्रेंथ इन द वर्ल्ड, दैट्स वाई इंटर एमएनसीज हैव अप्रोच्ड टू इंडिया फॉर आउटसोर्सिंग पर्पजेज। गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा बीपीओज या ऑफिसेज भरे पड़े हैं, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वो संस्था है जो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए काम करती है। लेट अस सी। इसका पुराना नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, पुराना नाम, ठीक है, गेट। और ये बनी कब थी? 1948 में बना था गेट, 23 कंट्रीज ने मिल के बनाया था। गेट वाज सेटअप टू एडमिनिस्टर ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड। अब देखो, व्यापार दो तरीके का होता है, बाइलेटरल, मल्टीलेटरल। बाइलेटरल होता है जब व्यापार दो देशों के बीच हो, मल्टीलेटरल होता है जब व्यापार दो से ज़्यादा देशों के बीच में हो। ट्रेड एग्रीमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, इस संस्था की जिम्मेदारी थी कि भाई दुनिया भर में जो भी देश इसके मेंबर बन रहे हैं वो आपस में फेयर
तरीके से फॉरेन ट्रेड करें, कहीं ये ना हो कि डेवलप्ड देश डेवलपिंग का एक्सप्लॉइटेशन कर ले, ऐसा ना हो। WTO वाज फाउंडेड इन 1995 एज द सक्सेसर ऑफ किसका, गैट का। तो ये आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, गैट का नाम बदलकर WTO किया गया 1995 में, ठीक है। और गैट बना कब था, 1948 में 23 कंट्रीज़ के साथ। सम अब इसके फंक्शंस क्या क्या है, लेट अस सी। टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, दुनिया भर में व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे, ये पक्का करना किसकी जिम्मेदारी है, WTO की। अब चाहे व्यापार बाइलेटरल है मल्टीलेटरल है, दोनों। To establish a rule-based trading regime in which nations cannot place arbitrary restrictions on trade। WTO संस्था इसलिए भी काम करती है कि कोई भी देश, मेनली डेवलप्ड देश, डेवलपिंग को नुकसान ना पहुंचाए, अपना तो माल डंप कर दे डेवलपिंग के अंदर, और डेवलपिंग की बारी आए तो उनका सामान बिकने ना दे, ऐसा ना हो। पर देखा गया यही है कि WTO ने डेवलप्ड देशों को ही फ़ायदा पहुंचाया है, डेवलपिंग के लिए इतना कारगर ये साबित नहीं हुआ है। टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड सर्विसेज, दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े, कंट्रीज़ के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इसलिए भी WTO कार्य करती है। और दुनिया भर के जो वर्ल्ड रिसोर्सेज है, जैसे एनवायरनमेंट, सी, ओशियंस, इनका सही उपयोग हो, हर देश इनका उपयोग कर पाए, ये पक्का करना भी किसकी जिम्मेदारी है, WTO की, ठीक है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, डेवलप्ड देश अमेरिका का पर कैपिटा कार्बन एमिशन 23 टन है एक व्यक्ति के हिस्से में, ऑन एन एवरेज 23,000 किलो पॉल्यूशन आता है। इंडिया में कितना है, 2.3 टन या 2.4 टन मान लीजिए। तो ये अब देखो, कहने का फिर वही बात है, डेवलप्ड देश पे कंट्रोल करना चाहिए, पर वो लोग हमें कहते हैं कि वो और कम करो। तो वही बात है, WTO जैसी संस्थाएं मेनली डेवलप्ड देशों को फेवर करती हैं, डेवलपिंग को इतना फ़ायदा इन संस्थाओं को नहीं पहुंचता। बाइलेटरल ट्रेड होता है जब व्यापार दो देशों के बीच हो, मल्टीलेटरल ट्रेड जब व्यापार दो से ज़्यादा देशों में हो। टैरिफ बैरियर किसको बोलते हैं, मान लो बाहर से माल आ रहा है, उसके ऊपर टैक्स लगा देना ताकि वो महंगा हो जाए और फिर अपने देश में ना बिके, इसको बोलते हैं टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर में बाहर से माल आ रहा है पर हम टैक्स नहीं लगा रहे, कोटा लगा रहे। कोटा क्या होता है, एक लिमिट तय कर देना कि इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो कोटा इज टू बी कंसिडर्ड एज नॉन टैरिफ बैरियर। एंड अप्रीजल ऑफ LPG पॉलिसी, देखते हैं इसके क्या फ़ायदे हुए हैं और क्या नुकसान हुए हैं। तो फेवर में देखते हैं पहले, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की बढ़ी है, जाहिर सी बात है, हमने बहुत तरक्की करी इस पॉलिसी के आने के बाद, ये सच है। हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, हाँ आया, क्योंकि देखो 1990 में हमारे $7 बिलियन का कर्जा था और आज $450 बिलियन के रिजर्व हैं RBI के पास। राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, विदेशी मुद्रा भंडार भी RBI के क्या हुए हैं, बढ़े हैं। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी देश में आया है, 74% लिमिट कर दी थी ना फॉर उसमें, ठीक है ना, रिफॉर्म्स में, लिबरलाइजेशन के अंदर। इस पॉलिसी के आने के बाद हमारा एक्सपोर्ट क्या हुआ है, बढ़ा है, बिल्कुल। आज हम दुनिया भर के सभी देशों के साथ लगभग बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम, या लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की वजह से हमने दूसरे देशों से सामान इंपोर्ट किया, टेक्नोलॉजी ली और अपने देश में प्रोडक्शन बढ़ाया, जिससे सप्लाई बढ़ी और रेट गिरे। प्राइवेट सेक्टर का रोल इस पॉलिसी के आने के बाद बढ़ा है। अब इसके नुकसान क्या हुए हैं पॉलिसी के, लेटेस्ट सी। बेरोज़गारी बढ़ी है, क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर को जब पब्लिक सेक्टर ट्रांसफ़र करेगा ओनरशिप, तो भाई प्राइवेट सेक्टर तो मिनिमम कॉस्ट में काम करवाना चाहेगा, कम एम्प्लॉयज़ पे कम तनख्वाह देकर, तो बेरोज़गारी बढ़ी है इसके आने से। फिर इंपोर्ट भी बढ़ा है ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए, तो फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहे हैं। जैसे चाइना से टॉयज़ इंपोर्ट होने की वजह से हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो लोग इन्वॉल्व थे वो अनएम्प्लॉयड हुए। एग्रीकल्चर में की बात ही नहीं करी इस पॉलिसी में, ये मेन रीज़न है। इस पॉलिसी के अंदर लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन में एग्रीकल्चर की बात ही नहीं करी, जबकि इंडिया एक एग्रीगेरियन देश है। एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या किया गया, जैसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार ने पैसा कम लगाया, खेती में सब्सिडीज़ कम कर दी, और इंपोर्ट ड्यूटीज़ को मतलब रिड्यूस करा, और कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट किया फूड क्रॉप से। एग्रीकल्चर पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा सेक्शन सोसाइटी का अनडेवलप्ड रह गया।
इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत स्लो थी इस पॉलिसी के अंदर, क्योंकि सस्ते माल आ रहे थे तो अपने देश के माल बिक ही नहीं रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हमारे देश में नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ईटीसी शब्द याद रखना, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत पुअर था। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में HHE, H फॉर हेल्थ, H फॉर हाउसिंग, E फॉर एजुकेशन। ठीक है। नॉन टैरिफ बैरियर्स डेवलप्ड देशों ने लगाए, कोटा लगा दिया कि भाई इंडिया से इतना ही माल इंपोर्ट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। इनएफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, अब सरकार ने जो पैसा निकाला, प्राइवेट सेक्टर आया, उसका मेन मोटो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, वहाँ वो सोशल वेलफेयर वाला मोटिव ख़त्म हो गया। टैक्स पॉलिसी इनफेक्टिव थी, इंपोर्ट पे तो टैक्स आपने कम कर दिया, और मतलब कि जिसकी वजह से वो माल बहुत ज़्यादा बिका देश में आकर, अपना माल बिक ही नहीं पाया। उपभोक्तावाद बढ़ा, आज कंज्यूमर अपने देश के प्रोडक्ट्स को ना खरीद कर इंटरनेशनल ब्रांड्स खरीदता है घर बैठे हुए, जिससे दूसरे देश में फॉरेन रिजर्व का आउटफ्लो बहुत ज़्यादा होता है, फॉरेन एक्सचेंज का। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के आप चीज़ें कंज्यूम करते हैं। अनबैलेंस्ड ग्रोथ, अनबैलेंस्ड ग्रोथ मतलब इंडस्ट्री सेक्टर की तो बात कर ली, इसके अंदर इस पॉलिसी में एग्रीकल्चर सेक्टर को ऐसे ही छोड़ दिया, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी ग्रोथ करी। तो दो सेक्टर तो देश के बढ़े, सर्विस सेक्टर भी और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी, पर एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसे ही रह गया। डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन आप जानते हो इंडिया के अंदर हुआ था 2016 में 8 नवंबर को। 500 और 1000 के नोट गवर्नमेंट के द्वारा लीगल टेंडर डिक्लेयर, मतलब अब से वो नोट नहीं थे। ठीक है। डिमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी यूनिट एज लीगल टेंडर का स्टेटस हटा लेना। लीगल टेंडर वो उसके ऊपर लिखा होता है ना, नोट के ऊपर, किसी भी करेंसी नोट को देख लेना आप, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, RBI गवर्नर। 1 रुपए के नोट पे तो फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं। तो 500 और 1000 के नोट आप जानते हो डिमोनेटाइज कर दिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। 500 का नोट बदला गया था, 1000 का नोट बंद कर दिया गया था। 2000 का चलाया था सरकार ने, फिर अब 2000 का भी बंद कर दिया। फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन के फीचर्स क्या क्या हैं? एक तो इसको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर कहा गया। जो लोग टैक्स की चोरी करते थे, टैक्स इवेजन करते थे, और जिनके पास ब्लैक मनी मतलब कैश के रूप में होल्ड था पैसा, उनको उनके ऊपर उनको कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। Demonetization is also interpreted as shift on the part of government indicating that tax evasion will no longer be tolerated or accepted. And by the process of demonetization, government have clearly given the indication that government is not going to accept any type of tax evasion in the domestic territory of India. डिमोनेटाइजेशन आल्सो लीड टू चैनलाइज, अब जो लोगों के घरों में देखो, डिमोनेटाइजेशन 500 और 1000 के नोट मान लो लोगों ने अपने घरों में सेव कर रखे थे, तो क्यों डिमोनेटाइजेशन किया गया? ताकि वो जो पैसा घरों में है वो फाइनेंशियल सेक्टर में आए। क्योंकि देखो, जो फंड्स घर में पड़े होते हैं वो कुछ जनरेट नहीं कर रहे होते हैं, और इवन हर साल वो अपनी 7% के आसपास वैल्यू खो रहे होते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इतना ही चल रहा है। तो इसलिए फाइनेंशियल सेक्टर में आए। और इवन जनधन योजना भी अकाउंट जीरो बैलेंस वाले इसलिए खोले गए थे ताकि फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट लोगों का बढ़े, डिजिटलाइजेशन आए देश में। डिमोनेटाइजेशन आल्सो एम्स टू क्रिएट अ लेस कैश, देश में लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ज़्यादा उपयोग करें और कैश का कम करें, इसलिए भी डिमोनेटाइजेशन आया था। और आज आप देखो, इवन ई रिक्शा वाला हो गया या कोई फल बेचने वाले हो गए सड़क पर, या हर व्यक्ति के पास लगभग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के, ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेंस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब जब भी ऑनलाइन पेमेंट होती है ना, तो देखो फिर उसका रिकॉर्ड बैंक से मेंटेन होता है, तो फिर इसलिए वो ब्लैक मनी में फिर नहीं आ सकता। इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन का प्रभाव क्या पड़ा? देश में डिजिटलाइजेशन बढ़ा और कैश ट्रांजैक्शंस घटी, सही बात है। डेक्लाइन सीन सम हाई डिमोनेटाइज, 1000 के नोट बंद हुए और 500 के नोट क्या किए गए, उनको चेंज किया गया, नए रूप से लाए गए। वर नोट रिटर्न एंड रियल इस्टेट प्राइस फॉल, अब कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस पे इसका बहुत प्रभाव पड़ा, जैसे रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज़, उस पर बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि 2016 में ही गवर्नमेंट ने रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट भी पास किया। उसमें यह था कि प्रॉपर्टी के अंदर 20,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन बैंक से हुआ करेगी। बैंक से होने का मतलब वाइट का पैसा। पब्लिक वेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सरकारी कंपनियों पे क्या फ़र्क पड़ना डिमोनेटाइजेशन का, क्योंकि वो तो सरकार के ही कंट्रोल में है। राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन देश में बढ़ गया, क्योंकि लोगों ने
गवर्नमेंट ने इसमें छूट भी दी थी 50% तक, या और दिया था कि अगर आपने टैक्स इवेजन किया भी है तो आप डिस्क्लोज कर दीजिए और आपको आधा पैसा गवर्नमेंट ले लेगी और आधा आपके पास ही रहेगा। उस तरह के प्रोविजंस थे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वेरी इंपॉर्टेंट। द जीएसटी एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट 29 मार्च 2017 को संसद में ये बिल पास हुआ और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कानून लागू हुआ। जीएसटी वन नेशन वन टैक्स का नारा दिया गया, एक देश एक टैक्स। पहले क्या होता था, इंडिया के अंदर किसी राज्य में कोई चीज़ पे कुछ टैक्स लग रहा है, दूसरे राज्य में कुछ और। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी में टैक्स महंगा था कार्स के ऊपर, उत्तराखंड में सस्ता था तो लोग उत्तराखंड से लाते थे। पर अब क्या है, वन नेशन वन टैक्स, पूरे देश में एक प्रोडक्ट पे एक ही टैक्स। जीएसटी हैज़ रिप्लेस 17 इनडायरेक्ट टैक्स रिप्लेस हुए जीएसटी की वजह से, ये डाटा याद रखना इंपॉर्टेंट है। और 23 सेस, ठीक है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी वो भी जीएसटी की वजह से रिप्लेस हुए। जीएसटी 3 तरह का है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और लगाती भी सेंट्रल गवर्नमेंट है। स्टेट जीएसटी विद इन द स्टेट शेयर होता है, 2 राज्यों के बीच में या यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बीच में, ठीक है। आईजीएसटी क्या होता है, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आईजीएसटी में, आई का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड, याद रखना। कुछ फैक्ट्स जीएसटी के बारे में, सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर, पूरे देश में एक ही टैक्स फॉलो होगा एक प्रोडक्ट पे। प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ा इसका, लग्जरी गुड्स पे 28% स्लैब है, जीएसटी में 4 स्लैब है ना, 5, 12, 18, 28। तो जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हुए इसकी वजह से, और जो नॉर्मल गुड्स थे उनके प्राइस हार्मोनाइज्ड हुए थ्रू आउट द कंट्री। कंजप्शन बेस्ड टैक्स कहा गया इसको, जिस राज्य में सामान कंज्यूम होगा उसी राज्य में जीएसटी लगेगा। इनवॉइस मैचिंग, इनवॉइस मैचिंग क्या होता है, देखिए जब भी आप कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं तो सेलर भी सारा डिस्क्लोज करता है क्या क्या उसने इनपुट जीएसटी पे किया है और फाइनल आप पे आउटपुट जीएसटी कितना लग रहा है, दोनों साइड मैच किए जाते हैं। एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स, एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स में जैसे मान लो कोई दवाई यूपी में सस्ती है पर हरियाणा में वही दवाई महंगी है, तो हरियाणा में लोग बेचने वाला ज़्यादा पैसे कमा रहा था। अब थ्रू आउट द कंट्री हार्मोनाइज रेट है, ठीक है, चाहे वो यूपी हो चाहे वो कोई एक चीज़ का एक रेट। तो उससे क्या हुआ है, प्रॉफिट्स जो लोग एक्सप्लॉइटेशन के रूप में कर रहे थे या और भी कह सकते हैं किसी भी वे में, वो कम हुआ है। जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज़्यादा की सेल है तो जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, जिसको हम गस्टिन नंबर भी बोलते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के राज्य में अगर कोई व्यक्ति 10 लाख तक की सेल कर रहा है, क्योंकि उधर पॉपुलेशन कम है ना एक फिस्कल ईयर में, तो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा अगर सालाना टर्नओवर 10 लाख है। इनपुट टैक्स क्रेडिट वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको आसानी से समझ लो, मान लो किसी आउटपुट पे जीएसटी कितना लगा, 450 लगा कि कोई माल तैयार है उस पर 450 जीएसटी लगा। अब जो प्रोड्यूसर था ना उसने ए से रॉ मटेरियल खरीदा, बी से खरीदा, सी से। जब ए से रॉ मटेरियल खरीदा उसने 70 रुपये जीएसटी भरा था, बी से खरीदा 130 और सी से खरीदा 100 रुपये भरा था। तो इनपुट्स पे वो कितना जीएसटी भर चुका है, 230, 300 रुपये। तो इसको अब मान लो फाइनल आउटपुट पे कितना लगा है, 450, पर जो जीएसटी फाइनल लगेगा ना वो कितना लगेगा, 150 रुपये। क्योंकि वो कहेगा कि देखो 300 रुपये तो मैं पहले ही इनपुट्स पे दे चुका हूँ जीएसटी, और आप आउटपुट पे भी 450 जीएसटी ले रहे हो, तो उसको यहाँ बेनिफिट मिलेगा। अच्छा 300 उसने पहले पे कर दिए तो 450 में से 300 लेस हो जाएंगे, 150 रुपये जीएसटी पे करना होगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लियर है, जितना भी इनपुट पे टैक्स गया हुआ होगा फाइनल आउटपुट में से वो माइनस होगा, ठीक है। जीएसटी रेट में 4 स्लैब है, 5, 12, 18, 28। 28% लग्जरी गुड्स पे हैं, 5% नॉर्मल गुड्स पे हैं, ठीक है। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 में रजिस्टर्ड है। चेयरपर्सन कौन होता है जीएसटी काउंसिल का, फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया का। और सारे राज्यों के मिनिस्टर्स या मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। मीटिंग बुलानी है, अगर कोरम बुलाना है तो 50% मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, तब मीटिंग होगी इसकी, ठीक है, जीएसटी काउंसिल की। और अगर कोई डिसीजन लेना है तो जितने भी मेंबर प्रेजेंट है उसमें से 75% मेंबर हाँ के फेवर में वोट डालेंगे, तब वो चीज़ पास होगी। तो मिनिमम 50% कोरम के लिए, और जितने मेंबर अवेलेबल हैं उसमें से 75% हाँ के फेवर में वोट करेंगे तब चीज़ पास होगी।
उम्मीद है गाइस आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, समाज के लिए अच्छा कीजिए और अपना अस्तित्व भी इस समाज में स्थापित कीजिए। और अगर स्टूडेंट किसी पॉइंट से आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरी कोई इंटेंशन नहीं आपकी किसी भावना को हर्ट करने की। चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं भी एक लर्नर हूँ, अपनी समझ से मैंने आपको समझाने की ये चीज़ कोशिश की है। फिर भी चीज़ों को आप एज अ लर्नर ही इनटेक कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।